Good morning, students. We have discussed about the sectors of economy. Now, moving forward with the chapter, we have discussed about these three sectors: primary sector, secondary sectors, and service sector, and we have seen the examples also from the chapter. Now, moving forward to the chapter, and the topic is historical change in sectors. Earlier, in primary sector, the production was limited, and with the industrial revolution in Europe, the urban population was increased in urban area because rural people were moving to urban area. Now, to meet the demands of food, this increasing population, because of this increasing population, the need of the hour was to develop the method or technique in agriculture field, and this happened also. वहाँ नए नए एक्सपेरिमेंट हुए, कई मेथड आए, लोगों ने मशीन्स बनाई एग्रीकल्चर फील्ड में. यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया वो एग्रीकल्चर फील्ड से शुरू हुआ. वहाँ पे लोगों ने एग्रीकल्चर के जो काम होते थे उनको मशीनों से करना शुरू किया. वहाँ पे सीड ड्रिल मशीन हुई, बीज को बोने के लिए मशीन बनी. उसके अलावा आइडिया ऑफ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स वो दिया गया. उसके अलावा जो एनिमल रियरिंग के लिए जो ब्रीड इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो वहाँ एक्सपेरिमेंट हुआ. उसके अलावा जो मशीन ग्रेन से हस्क को अलग करती है, जो फसल में ग्रेन को साफ करने के लिए, उसके लिए भी मशीन बनी. तो इन मशीन से एग्रीकल्चर में एक रेवोल्यूशन आ गया. लोग इंटरेस्टिंगली उसमें इन्वॉल्व होने लगे, लोग अपना पैसा उसमें लगाने लगे. मतलब वो सर्विस करने के लिए भले ही सेकेंडरी सेक्टर में जा रहे थे, अर्बन एरिया की तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग अब एग्रीकल्चर फील्ड में अपना पैसा कैपिटल लगाना चाह रहे थे ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके. तो इस तरह से अब ये मशीन्स जब आ गई, लोगों ने इसको अपनाना शुरू कर दिया. तो अब इन मशीनों को बनाने के लिए भी तो एक इंडस्ट्री होनी चाहिए. तो इस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ग्रोथ हुई, और इसमें ग्रोथ होने की वजह से इन मशीन्स को चलाने के लिए जो स्किल्स चाहिए थी वो सर्विस सेक्टर से मिलने लगी. तो वहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड के अलावा अब सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में भी ग्रोथ होने लगी. तो इस तरह से काफ़ी चेंजेस आए सेक्टर में, एकदम से हिस्टोरिकल चेंज आया. इन नए जो इन्वेंशंस हुए उनकी वजह से क्राफ्ट पर्सन्स, ट्रेडर्स, इनकी नंबर ज़्यादा बढ़ने लग गए एज़ कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर. तो अब जो कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में हो रहा था वो अब सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर से डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो है, डेवलप्ड कंट्री में ये जो सिचुएशन हुई कि सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से वहाँ पे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आने लगा. और ये जो लास्ट के 100 साल, अभी पिछले जो 100 साल बीते हैं, वहाँ पे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ में एकदम सेकेंडरी सेक्टर से भी अब सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो गई है पॉपुलेशन. तो टर्शियरी सेक्टर जो है उसकी अपने आप में ही टोटल प्रोडक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंस होने लग गई है और काफ़ी बढ़ोतरी हुई है वहाँ के जीडीपी में डेवलप्ड कंट्रीज़ में. तो जो टर्शियरी सेक्टर में इतनी इम्पोर्टेंस इसकी बढ़ रही है, उसकी वजह से जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ है. कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 सेक्टर्स इन इकोनॉमी. देखिए, प्राइमरी सेक्टर में 15% का ही कंट्रीब्यूशन मिल पा रहा है, जबकि पॉपुलेशन लगभग 50% से भी ज़्यादा लगी हुई है. अब सेकेंडरी सेक्टर में भी दोनों अगर हम एंगेज पॉपुलेशन को मिला दें तो लगभग 50% लगी हुई है, और इनका कंट्रीब्यूशन 85% हो रहा है दोनों सेक्टर का मिला के. तो अगर कुछ पॉपुलेशन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो जीडीपी 30% से भी बढ़ सकती है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इतना ज़्यादा चेंज नहीं आ पा रहा है जितना सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व होने से
आ पाएगा अगर वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो एम्प्लॉयमेंट की है इन सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में क्रिएट की जाती है। तो इस तरह से इंडिया में भी जीडीपी बढ़ सकती है। हम इन जो रीजंस हैं या जो सजेशंस हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इज़ लेस देन दैट ऑफ अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर के कंपेयर में प्राइमरी सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है। पॉपुलेशन ज़्यादा इंगेज्ड है। अगर हम दोनों क्षेत्र का करें तो मतलब मोर देन 50% हो रहा है। जीडीपी बढ़ाई जा सकती है अगर सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में भी कंट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का ज़्यादा हो जाए तो और भी बढ़ाई जा सकती है। बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली रीज़न ही यही है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो चीज़ें चाहिए सेकेंडरी से और सर्विस सेक्टर में अगर वो क्रिएट कर दी जाए तो लोग शिफ्ट हो सकते हैं इस सेक्टर में। जब अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी तो लोग कैसे होंगे। और इसमें अपॉर्चुनिटी, और अगर प्राइमरी सेक्टर की भी ग्रोथ करनी है तो भी मॉडर्न टेक्निक और मेथड को अपनाना होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दो रीजंस हैं। एक तो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और प्राइमरी सेक्टर में सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि मॉडर्न टेक्निक और मेथड को अपना लिया जाए। तो इस तरह से हम ये इसमें जीडीपी में इंक्रीमेंट हो सकता है। नाउ मूविंग टू द न्यू टॉपिक ऑफ द चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हम एक जनरल कंसीडरेशन में रहता है कि जिस कंट्री में ज़्यादा इनकम होगी उसे उस कंट्री के कंपेयर में जहाँ पे कि कम इनकम है उसके कंपेयर में उसे डेवलप्ड माना जाएगा। और ज़्यादा इनकम इसका मतलब है कि आपको ज़्यादा ह्यूमन नीड सेटिस्फाई हो रही है, वहाँ पे सामान इजीली मिल रहा है, लोगों की परचेसिंग पावर इतनी है। तो लेकिन ये भी है कि हम सिर्फ इनकम से नहीं कंपेयर कर सकते किसी भी नेशन की इस बात का कि वो नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो डेवलप्ड है। कभी कभी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ, वहाँ पे जो फ्रीडम मिलती है, ये सारी चीज़ें भी इनमें इन्वॉल्व होती हैं। और पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो भी पर कैपिटा इनकम का फ़र्क पड़ जाता है, पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है। तो सिर्फ नेशनल इनकम ही यूज़फुल पैरामीटर नहीं है, ये हमने पहले भी देखा था। तो एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम ये नेशनल इनकम से भी ज़्यादा यूज़फुल पैरामीटर हो गया। फिर उसके अलावा सिक्योरिटी होना, फ्रीडम मिलना, ये सब एक दूसरा पैरामीटर हो गया कि वहाँ पे लोग हेल्थ के लिए कितना अवेयर हैं, वहाँ एजुकेशन अवेलेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें भी इनमें शामिल होती हैं। तो हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। A country with more income is considered to be more developed than a country with less income. ये हम अभी देख लिया अभी। इसी तरह से इसी में आगे हम जब पढ़ते हैं तो उसमें यही आ जाता है पर कैपिटा इनकम जो होती है वो यूज़फुल पैरामीटर माना जा रहा है एज कंपेयर टू नेशनल इनकम। इसी में हम जब आगे पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि people also want security, respect and freedom. तो हम कह सकते हैं कि only income is not important for the welfare of a nation, बल्कि उसमें उनको ये सारी चीज़ें कि हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं। तो this is now being accepted that only economic growth is not the goal, rather improvement in social, political and day-to-day life too need to be improved along with improvement in many other spheres. The process of positive changes in other facets of quality of life along with economic growth is called economic development. Now हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है वो ये होती है कि जो पर कैपिटा इनकम है और जो नेशनल इनकम है उसमें अगर जो ग्रोथ हो रही है, यानी मॉनेटरी वे में जो ग्रोथ हो रही है, बस उसे ही
कंसीडर किया जाता है और यही मान लिया जाता है कि अगर ये बढ़ रहा है तो हाँ भाई ये मेजरमेंट ऑफ वेलफेयर ये है भाई इनकी इनकम बढ़ गई, यानी कि ये सही ग्रोथ कर रहे हैं। इसमें कहीं पे भी कोई सोशल या पॉलिटिकल या इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर इसमें नहीं होता है। तो ये पूरी तरह से हम नहीं कह सकते हैं ग्रोथ। जैसे किसी इंसान की जो इनकम है वो समय के साथ बढ़ रही है लेकिन उसकी उम्र भी बढ़ रही है। अब उसको हो सकता है कोई बीमारी भी हो जाए, उसका खर्चा भी हो रहा है, उसके हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, तो क्या वो इकोनॉमिकल जो ग्रोथ इकोनॉमिकली हो रही है क्या वो इतनी सफिशिएंट हो रही है जो वो पहले सोच रहा था? केवल इनकम में बढ़ोतरी होना ही इकोनॉमिकल ग्रोथ में नहीं आएगा। सिर्फ वो ग्रोथ मानी जाएगी जो दिख रही है, लेकिन साथ के साथ उसके कहीं कोई खर्चे बढ़ रहे हैं या वो कहीं किसी तरह से लेगेड बिहाइंड कहीं पिछड़ रहा है वो नहीं दिखेगा। तो इसीलिए एक कॉन्सेप्ट और आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम के अलावा एडिशनली इसमें कुछ सोशल पर्सपेक्टिव, कल्चरल फॉर्म्स, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी आ जाता है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिसाइड्स द इकोनॉमिकल, social and political welfare of a country. Thus, economic development has qualitative dimension apart from quantitative dimension. Quantitative dimension economic growth में केवल वही होता है, जबकि economic development में qualitative dimension भी है और quantitative dimension भी है। और इनको क्वालिटेटिव डायमेंशन को केवल नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ में से नहीं बदलाया जा सकता। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ द सम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फेवरेबल चेंजेस इन सोसाइटी, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड इंस्टीट्यूशन। एज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब होना तो चाहिए, आखिर इंक्रीमेंट तो होना चाहिए कि हाँ नेशनल इनकम भी बढ़ रही है और पर कैपिटा इनकम भी उसकी वजह से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ये दोनों ही चीज़ें उतनी ही ज़रूरी हैं। हेंस इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट हैपन विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। जब तक कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी डेवलपमेंट कैसे होगा? तो जब तक कि पर कैपिटा इनकम या नेशनल इनकम नहीं होगी तो वो बाकी के एस्पेक्ट्स को कैसे सोचेगा कोई भी। अगर हम पर्टिकुलर पर कैपिटा इनकम के लिए भी सोचें तो एक इंडिविजुअल जो सोचता है कि जब तक उसके हाथ में अपनी बेसिक नीड को पूरी करने के लिए पैसा नहीं होगा तो वो आगे की कैसे सोचेगा। तो इसलिए ग्रोथ के साथ ही डेवलपमेंट हो सकता है, बिना ग्रोथ के डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ मोर यूजफुल देन इकोनॉमिक ग्रोथ टू मेजर द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड वेलफेयर इन एनी कंट्री। तो हमें सारे ही एस्पेक्ट्स को देखना होता है, न सिर्फ ग्रोथ बल्कि डेवलपमेंट, दोनों तरह की चीज़ों को देखना होता है। When it was accepted that national income and per capita income are insufficient parameter to measure development or welfare, then many concepts became popular along with the concept of economic development. जैसे कि ना सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बल्कि उसके साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूनिवर्सल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। इनके बारे में हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।